हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो हिंदी से पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट और प्रवक्ता जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपका आगामी, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज सारे प्रश्न को कवर किया गया है, सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प पहुंचाने वाली है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें सारे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके तथ्य को भी देखते हैं। तो इस तरह हम लोगों का चारों ऑप्शन का जो आंसर है वो हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पे इस सीरीज में हम लोग सब चीज़ देखते हैं। तो एक क्वेश्चन के कारण हम लोग 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप ज़रूर से इसे देखें। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना चुका है, तो आप ज़रूर से वहाँ पे देख लें, ठीक है। और एक मैं एमसीक्यू का सीरीज जो 1000 प्रश्नोत्तरी का चला रही हूँ, वो काफ़ी आप लोगों की हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसमें पीवाईक्यू और एमसीक्यू मैंने दोनों ऐड किया है, ठीक है। तो आप ज़रूर से उसे देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड तक। तो चलिए, आज का जो हम लोग कल 50 क्वेश्चन तक देखे थे, आज उसके आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, अच्छा से दिखेगा शायद। तो पहला क्वेश्चन है कि खरी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, कौन से थे? तो वो अमीर खुसरो थे। अगला है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो वो कौन थे? तो वो अमीर खुसरो थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुक्करियों का क्या उद्देश्य है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक कल्याण या लोक व्यवहार की शिक्षा, ये उद्देश्य था, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय कवि थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियों, मुकरियाँ लिखी है। आदिकाल में खरी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले ये पहले कवि हुए हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20-21 ही मात्र उपलब्ध हैं। तो ये उनके बारे में छोटी सी जानकारी थी तथ्यात्मक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? तो कौन है? तो ये राउल कवि का राउल दोहा, राउल बेल जो शिलांकित कृति है। चंपू गद्य मिश्रित काव्य भी है, देख लेते हैं। शिलांकृत कृति कौन सी है? तो राउल बेल है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कवि कृति है। इसकी रचना राउल कवि ने किया है। नायिका के नख सिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन गद्य में किया और फिर गद्य में प्रयोग पहले क्या किए? वो पहले पद में किए, फिर गद्य का प्रयोग उन्होंने किया। इस कृति के रचयिता रोडा कवि हैं, ठीक है। तो राउल कौन है? तो नायिका है, और इसकी जो रचना करने वाले हैं वो हैं रोडा नामक कवि। राउल बेल से हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के 7 शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला वही क्वेश्चन है कि राउल बेल किस तरह की कृति है? तो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जो कि दामोदर शर्मा जी का है। चलिए देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित कौन थे? तो दामोदर शर्मा थे। 12वीं शती में इस पुस्तक की रचना उन्होंने की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में देखें तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की
और उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। तो हिंदी व्याकरण की तरफ ध्यान किस पुस्तक की वजह से गया था, तो वो उक्ति व्यक्ति व्याकरण प्रकरण था, जो कि दामोदर शर्मा द्वारा है लिखा। तो यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर, ये किसकी भाषा है, इसकी ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, क्या है, तो ये व्याकरण ग्रंथ है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है, तो ये कौन सी भाषा है, वज्र भाषा नहीं होगा, नहीं वज्र भाषा तो नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं यहाँ पे। डिंगल पिंगल होगा, वज्र कैसे होगा। चलिए, डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से भी अभिहित कर भ्रम पैदा कर दिया था। ये शैलियाँ थी डिंगल पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग मिलता है तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना जो है वो पिंगल शैली में की जाती है। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता है तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास होता रहा। डिंगल की कर्कश शब्दावली जो थी वो सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार ना हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका वज्र भाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ 4-9 भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्ति काल और रीति काल में भी उनके प्रयोग की वह छिन्न परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा वज्र भाषा है, खरी बोली आधुनिक गद्य की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस दृष्टि से पूछी गई है, ठीक है। अगर इसमें आदिकाल की शैलियाँ पूछी जाती है तो डिंगल पिंगल रही है, लेकिन पिंगल जो है ये आगे जाकर ये वज्र भाषा के रूप में व्यवस्थित हो गई, जैसा कि हम भक्ति काल में देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो रासो ग्रंथ जो हैं ये डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो आंसर है वो गलत वहाँ पे दिया गया है, तो अब डिंगल पिंगल ही उनका आंसर। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए कि आदिकालीन में किस भाषा का प्रयोग किया है तो वहाँ पे आपका डिंगल और पिंगल होगा, क्योंकि वज्र भाषा का ज़्यादा विकास हम भक्ति काल में देखते हैं, आदिकाल में नहीं देखते हैं। आदिकाल में तो अपभ्रंश अवहट या फिर डिंगल पिंगल जैसी शैलियाँ मौजूद थी। वज्र भाषा का जो अधिकतम विकास हम देखते हैं वो भक्ति काल में देखते हैं, रीति काल में भी देखते हैं और भारतेंदु काल में भी देखते हैं। और भारतेंदु जहाँ तक महाभारतेंदु काल के लास्ट तक हम खरी बोली का संकेत देखते हैं। हालांकि आदिकाल साहित्य में सबसे पहले खरी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो जी के द्वारा हुआ है, तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, तो ये रासो साहित्य का दूसरा नाम है। डॉक्टर ग्रेसन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल
नाम दिया। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से जानी जाती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी 12 रचनाएं थी। तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो जो कि दलपत विजय का है, विशल देव रासो नरपति नाल कृत है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी कृत है और परमाल रासो जो कि जगनिक कृत है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। शरहप्पा, सबरप्पा, लुइपा, बीरूपा, डोम्भिपा, कन्हप्पा, कुकुरिपा आदि कवि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी घेरंड संहिता और शिव संहिता है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हठ योग, गोरखनाथ, ज्ञानामृत, गौरचकल्प आदि है। ठीक है। अगला है कि जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 84 सिद्धों में नहीं है। तो ये शारंगधर नहीं आएंगे, बाकी बीरूपा, कन्हप्पा और कुकुरिपा ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था। तो ये जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, यानी कि जनजीवन से उनका ताल्लुक नहीं था, लोक कल्याण से ताल्लुक नहीं था, बस ताल्लुक था तो वो राजाओं महाराजाओं का प्रशंसा करने में, उनकी वीरता का वर्णन करने में। और अधिकतर हम देखते हैं कि आदिकाल में जितने भी रचनाएं हुई हैं, जितने भी ग्रंथ रची गई है, वो सभी राजाओं की प्रशंसा में ही लगी हुई है। अगला है कि वीरगाथाकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। तो ये आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन तो है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं, ये नहीं होगा, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन, तो सी नहीं है। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पे सी नहीं है, तो देख लेते हैं। तो देखना क्या है, बस वही है, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। अगला है कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है। तो ये चारण काल नाम दिया है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के काल को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के नाम दिए हैं। वे इसका आरंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। नोट, अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी है और यहाँ से पूछी जाती है। ठीक है, तो यहीं से पूछी जाती है, जिसे उन्होंने चारण काल नाम दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इन प्रश्न में 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी कहा गया है, तो अधिकतर यही रहता है 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। तो कोई कोई पुस्तक में दिया रहता है, तो माइंड ना करें आप। अगला क्वेश्चन है कि विशल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये गैर शैली का प्रयोग किया गया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। विशल देवरासो मूलतः क्या है। तो एक गैर काव्य है, इसके रूप में परिवर्तित होता है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती अजमेर के चौहान राजा विशल देव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनः मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 में की है। विशल देवरासो आदिकालीन की
आदिकालीन एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। विशल देवरासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से लेकर चलती हुई परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची है, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया है और रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास भी हुआ है। विशल देवरासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 12 मासा वर्णन सबसे पहले कहाँ देखी गई या कहाँ पाई जाती है, तो ये यही विशल देवरासो है, आपको ध्यान रखना है। पद्मावत से पहले ही आप देखते हैं कि जो नागमती वियोग खंड है उसमें 12 मास का वर्णन किया गया है, लेकिन इससे भी पहले कहाँ ये वर्णन हुआ है, तो विशल देवरासो में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विशल देवरासो के रचयिता कौन है, तो ये नरपति नाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है कि विशल देवरासो के रचयिता कौन है, तो नरपति नाल हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है, तो ये विशल देवरासो है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। बाकी आदिकालीन जितनी भी जो रासो ग्रंथ है वो वीर काव्य है, लेकिन जो विशल देवरासो है ये एकमात्र श्रृंगारिक काव्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजमती से रूठकर, राजमती कौन है, तो विशल देव की नायिका है विशल देवरासो की। तो ये राजमती से रूठकर विशल देव कहाँ चल जाते हैं, तो ये उड़ीसा चल जाते हैं, तो ये वही है। आगे देखते हैं कि किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है, तो ये जगनिक का परमाल रासो है, जिसमें आला और उदल के वीरता का वर्णन किया गया है। देख लेते हैं, जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा यूपी में जो पड़ता है वीर, आला और उदल की वीरता का गाथा यानी वर्णन किया गया। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है ये। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आला खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इस प्रतीक के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया था। अगला है कि उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है, तो ये परमाल रासो है। अगला क्वेश्चन है कि आला और उदल के चरित्र की वीरतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं, तो ये जगनीक हैं, और यही जगनीक हैं जो उनका दोहा एक प्रसिद्ध है जो इसी रासो इसमें मिलता है आला और उदल में कि 12 बरिस ले कुकुर जिए अरु 13 जिए सियार, बरिस 18 छत्र जिए आगे जीवन को धिकार। तो ऐसा जो पंक्ति है काफ़ी फेमस है, कई बार पूछी जाती है एग्जामों में। देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आला खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है, तो ये परमाल रासो है। तो यहाँ भी यही है कि आला खंड का दूसरा नाम क्या है, तो ये परमाल रासो है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि के नाम क्या है, तो ये जगनीक द्वारा रचित है, कई बार हम लोगों ने पढ़ा। देखिए यहाँ भी पूछा गया है, आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो परमाल रासो में। अगला क्वेश्चन वही है कि कवि जगनीक की रचना का नाम क्या है, तो ये आला खंड परमाल रासो। अगला क्वेश्चन है परमाल रासो के लेखक कौन है, तो जगनीक है। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आ ही किया, अभी मैं जिक्र किया था जिसका। तो देखिए 12 बरस ले कुकुर जिए अरु 13 जिए सियार, बरिस 18 छत्री जी आगे जीवन को धिकार। ये फेमस पंक्ति है, किस विधा की रचना है, तो ये आला यानी कि परमाल रासो में ये निहित है, जगनीक द्वारा कथन है, ये उन्हीं का ये है। अगला है कि वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, तो ये पृथ्वीराज रासो। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये।
वीर गाथा का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है तथा इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय यानी खंड तथा 16,306 छंद है। द्वितीय रूप में उपलब्ध जो पृथ्वीराज रासो उसमें 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। यह इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है, जो कि 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा जो लघु संस्करण है 3500 छंदों का है। इसमें 19 समय खंड है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंद्रवरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज रासो व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य सहित छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं के ये पारंगत थे। तो हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो के बारे में सारा कंटेंट जो इम्पोर्टेंट थे सारे देख लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं, तो ये चंद्रवरदाई हैं। और अभी हमने देखा कि ये राजकवि थे और सखा भी थे, मित्र भी थे, तो सभी चीज़ हम लोगों ने देख लिया। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं, तो यही चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए, तो चंद्रवरदाई हैं। तो देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ भी चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो ये चंद्रवरदाई की रचना है। हिंदी की प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, तो ये पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बिशल देव रासो, तो ये नरपति नाल का है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। परमार रासो जगनीक का है और खुमान रासो दलपति विजय का है। तो 1 का 2 किसमें है, तो 1 का 2, हाँ तो ये होगा बी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, बी आपका राइट होगा। बी का 4 है, तो देख सकते हैं बी का 4 है, सी का 1 है और डी का जो है वो 3 है। आंसर देख लेते हैं, तो बी होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे वही दिखाएंगे जो बताया मैंने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि खुमान रासो के रचयिता कौन है, तो ये दलपति विजय हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो क्या नहीं था उपलब्ध, तो सिख साहित्य नहीं था, बाकी जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है। तो यहाँ पे वही दिया गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के नाम से नामकरण किसने कहा किया है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक इसका डेट पीरियड उन्होंने डाला था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है, तो ये भक्तमाल नहीं है, बाकी संदेश रासक, आलाखंड, जय मयंक, जस चंद्रिका ये सारे वीर गाथा यानी कि आदिकाल के अंतर्गत आने वाली रचना है। देख लेते हैं। नाभादास भक्ति काल के कवि थे, इनकी रचना भक्तमाल थी, ये जो पूछी गई है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका यानी कि 1712 यानी भक्तमाल की टीका किसने लिखी है, तो प्रियादास ने लिखी है।
कब? तो 1712 ईस्वी में। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। तो ये आपको ध्यान देखते हैं, भक्तमाल के सुमेरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो तुलसीदास को जाना जाता है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है तथा जय मयंक जसचंद्रिका जो है मधुकर भट्ट की रचना है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो ये नाभादास नहीं है। तो देख लीजिए अभी दो दो क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ और इसका पैटर्न देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है। तो चंद्रबरदाई हैं, जगनीक हैं, दलपति विजय हैं, जबकि नाभादास नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया इनके बारे में, तो ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 14 ग्रंथों की रचना की है। तो देख लेते हैं इनके बारे में। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट में है। कीर्तिलता और कीर्ति पट्टाका इनकी जो है अवहट भाषा में है। इनकी तीसरी रचना पदावली है जिसकी भाषा व्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य के रूप में देखी जाती है। इसकी भाषा अवहट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। देख लीजिए कैसे लिखा गया है, कहानी। किसे कहानी कहा है? तो विद्यापति ने किसे कहा है? तो कीर्तिलता को कहानी कहा है। तो ध्यान रखना है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचना है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शिव सर्वसार, गंगा वाक्यावनी, दान वाक्यावनी, दुर्गा भक्त तरंगनी, विभागसार, वर्ष कन्या और गया पतलक। तो गौरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। क्या है? तो गौरक्ष विजय इनका नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 बताई गई है। तो ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो ये मैथिली भाषा में रचित है। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग 50 क्वेश्चन ही करने वाले हैं आज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? यही है कीर्ति पताका जिसे विद्यापति ने कहानी कहा है। तो आज हम लोगों ने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है और हल किया और साथ ही उसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर से देखें आप, और अगर अभी तक नहीं देखें हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर इसके देख लें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।